नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम नाटक और कहानी में अंतर करते हैं। नाटक और प्यास में पढ़ा था, एकांकी में पढ़ा था। अब ये नाटक और कहानी में देखो, आपको एक विद्या याद है तो दूसरी विधा से किसी से भी पूछ सकते हैं अंतर। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से अंतर पूछेंगे। जो नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं। रंगमंच पे आप देख सकते हैं और जो डायलॉग बोलेंगे उनको सुन भी सकते हैं। यानी देखना और सुनना दोनों गुण होते हैं, यानी दृश्य और श्रव्य। किसकी बात कर रहे हैं? नाटक की। कहानी में क्या एक ही गुण आता है, वो है श्रव्य। कहानी को सिर्फ आप सुन ही सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई कहानी पर हम कह सकते हैं रंगमंच पे नहीं होती है, वो सिर्फ कहानी पढ़नी होती है, सुननी होती है। नाटक में अभिनय किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि क्यों किया जाता है? संवाद से ली गई डायलॉग होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या है, अभिनय किया जा सकता है। रंगमंच पर आप पर्दे के पीछे जो प्रदर्शित होता है पर्दे पर, वो आप देख सकते हो, अभिनय किया जाता है इसमें। कहानी में अभिनय नहीं किया जा सकता। कहानी केवल क्या होती है? पठनी। क्योंकि वो कहानी क्या आप कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसका अभिनय नहीं कर सकते हैं। अभिनय करने के लिए क्या चाहिए? डायलॉग, संवाद, वो जो इसमें नहीं होते हैं, वो किस में होंगे? नाटक और एकांकी में होंगे। ठीक है। नाटक के जीवन के विविध पक्षों, नाटक में क्या होता है? जीवन के विविध पक्षों का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। नाटक में क्या जीवन के अलग अलग पक्षों का प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब बालपन का अलग, जवानी का अलग, हर पक्ष का अलग अलग पक्षों का। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि रंगमंच पर अयोध्या भी दिखा सकते हैं, लंका भी दिखा सकते हैं, वो दृश्य प्रस्तुत किया जा सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में सिर्फ एक ही किसी घटना का वर्णन किया जाएगा, एक ही उसका प्रस्तुत किया जाएगा। सारी जिस देश की कहानी जिस देश पे हम मेरे उसको पूरी समाप्त करने की कोशिश करते हैं, या उस कहानी को, उसी से सीमित घटना को इसमें रखा जाता है। नाटक का क्या होगा? आकार बड़ा होगा। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात में ये है कि नाटक का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, और जबकि कहानी का आकार क्या होता है? छोटा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाटकों में संवाद शैली का प्रयोग किया जाता है। संवाद शैली क्या समझते हो? डायलॉग जो हम बोलते हैं, तो यहाँ डायलॉग का प्रयोग होगा, संवादों का प्रयोग होगा कि कौन कैसे बोल रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं। अगर ग्रामीण अंचल का कोई व्यक्ति है तो वैसे उसकी भाषा होगी। शहरी अंचल का कोई व्यक्ति विशेष है, शहर का है तो शहर की भाषा होगी। या हम कह सकते हैं विदेशी कोई आया है तो विदेशी अंग्रेजी भाषा बोलेगा, या कहीं उसकी जो भाषा होगी वो बोलेगा। तो वो संवाद किस प्रकार से होता है? कहानी किसी भी शैली में लिखी जा सकती है। कहने का मतलब है ज्यादातर ये वर्णनात्मक होती है, क्योंकि किसी कहानी का वर्णन किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें आत्मकथा वगैरह कुछ अनेक शैलियां होती है, एक शैली में नहीं बांध सकते, लेकिन ज्यादातर वर्णनात्मक होती है क्योंकि कहानी का वर्णन करना होता है। तो ये अपने अंतर है। पहला दृश्य और श्रव्य, इसमें सिर्फ श्रव्य, यानी नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों, कहानी में सिर्फ श्रव्य। नाटक में अभिनय किया जा सकता है, कहानी में अभिनय नहीं किया जाता, सिर्फ पढ़नी होती है। नाटक में जीवन के विविध पक्षों का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही पक्ष या एक ही घटना या एक ही रूप का वर्णन किया जा सकता है। नाटक का आकार बड़ा होगा, कहानी का आकार छोटा होगा। नाटकों में संवाद शैली का प्रयोग होता है, जबकि इसमें अनेक प्रकार की जो शैली आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं निबंध और कहानी। जैसे मैंने कहा था, किसी भी विद्या में एक दूसरे से अंतर पूछा जा सकता है, तो हम निबंध की बात करते हैं। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधी हुई, परिमार्जित प्रौढ़ रचना। वैसे अर्थ होता है निबंध। अगर हम देखेंगे तो ये बांधी नहीं गई रचना, लेकिन वास्तव में वो अपने शब्दों में अच्छी तरह से एक बंधी हुई, गुंथी हुई रचना होती है। बड़ी परिमार्जित और परिष्कृत प्रौढ़ रचना होती है। ये मानव जीवन का वह खंड चित्र है जिसकी कोई सीमा रेखा
नहीं होती है। जीवन की घटना होती है और जीवन की एक घटना को हम कोई समय सीमा में या शब्द सीमा में नहीं बांध सकते हैं। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है, जबकि हमें पता है इसे अंग्रेजी में स्टोरी कहा जाता है। ये तो साधारण बात है। निबंध नीरस होता है, महत्वपूर्ण बात ये। निबंध क्या होता है? नीरस होता है, लेकिन कहानी हमेशा सरसता लिए हुई, रस लिए हुई। बिना रस की कोई कहानी नहीं होती। कोई कहानी में वही कहानी मजबूत मानी जाती है जिसमें रस हो, तो रस बिना कोई कहानी हो ही नहीं सकती है। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। आपने बहुत बार निबंध लिखे हैं, ऊपर पहले लिख दिया जाता है शब्द सीमा 100, शब्द सीमा 200 शब्द, शब्द सीमा 300 शब्द, शब्द सीमा 400 शब्द, यानी जितने भी एग्जामिनर को लिखवानी होती है वो शब्द सीमा पहले लिख देगा, क्योंकि पता है कि इसे शब्दों में बांधना जरूरी होता है। तो इसलिए इसे शब्दों में बांधना जरूरी है, इसलिए शब्द सीमा निश्चित होगी। लेकिन कहानी ऐसी नहीं हो सकती, तो शब्द सीमा नहीं होती कि आप कहानी इतने शब्दों में लिखी। कहानी में कोई शब्द सीमा नहीं होती। कहानी जितनी होती है तो उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं शब्दों की बाउंडेशन नहीं होती है। कोई कम शब्दों में लिख देता है, कोई ज्यादा शब्दों में लिख सकता है। तो कहानी में ऐसा नहीं होता है कि शब्दों की तरफ कोई ध्यान दिया जाए। बात करते हैं निबंध की। इसकी जो शैली है विवरणात्मक या व्यंग्यात्मक ज्यादा होती है। आप देखते हो निबंध में ज्यादातर व्यंग्यात्मक प्रधान रचना होती है, व्यंग्य प्रधान रचनाएं ज्यादा होती है, या विवरणात्मक कोई विषय का विवरण दिया जाता है, तो ज्यादातर आपको ये मिलेगा। लेकिन कहानी में आपको वर्णनात्मक कहानी का वर्णन होगा या कथात्मक कहानी का रूप, इसमें ज्यादा वर्णनात्मक मिलेगी, तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक मिलेगी। निबंध में चरित्र चित्रण होता ही नहीं, आपको होता है ना कोई नायक होता है ना नायिका होती है। यहाँ क्या होता है? फिर विषय वस्तु, जो टॉपिक दिया है, जो विषय होता है वो महत्वपूर्ण होता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी आपको बात रखनी होती है। लेकिन कहानी के लिए महत्वपूर्ण क्या है? चरित्र चित्रण। जब तक नायक नायिका नहीं होंगे तब तक कोई कहानी का निर्माण नहीं हो सकता। इन कहने के लिए कोई पात्र चाहिए, बिना पात्रों के आप कोई कहानी नहीं लिख सकते। पात्रों की आवश्यकता होती है, जबकि पात्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, विषय की आवश्यकता होती है। विषय पर आप चाहे कितने निबंध लिखवा लो। फिर देखते हैं, देखिए इसमें निबंध का अर्थ है, पहले अर्थ बताया चित्र से बनी हुई परिमाणयुक्त प्रौढ़ रचना, उधर बताया मानव जीवन का वैकल्पिक चित्र है जिसकी कोई समय सीमा ये सब चीजें नहीं होती है। निबंध की बात करें तो अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है और कहानी को स्टोरी कहा जाता है। फिर यहाँ बात करते हैं इसमें रस नहीं होता है, यानी नीरस होता है। कहानी में रस चाहिए, यानी सरसता जरूरी है। इसमें लिखते समय सब सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा नहीं लिख सकते हो, जितने कहती है उतना ही लिखना पड़ता है। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं होता है, कहानी आपकी मर्जी होती है, उतने शब्दों में कम भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं, सब सीमा को ध्यान नहीं रखा जाता है। निबंध है विवरणात्मक या व्यंग्यात्मक। तो व्यंग्यात्मक का मतलब है व्यंग्य प्रधान रचना, इसमें वर्णनात्मक रचना प्रमुख होती है। चरित्र इसकी बात करें तो चरित्र चित्रण जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई चरित्र चित्रण होता ही नहीं, पात्र होते ही नहीं, इसमें विषय महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात चरित्र चित्रण, उसके बाद कोई विषय। तो पहले इसके चरित्र चित्रण जरूरी है, लेकिन इसमें विषय वस्तु जरूरी, ठीक है। अब हम कहानी में भी अलग अलग विधियां बन गई है, जिसमें कह सकते हैं अकहानी, सचेतन कहानी। प्रश्न बनता है आजकल का, महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा इनके बारे में जान ले। हो सकता है आप ये पूछ ले कहानी के बारे में, कोई हो सकता है ये भी पूछ ले सचेतन कहानी के बारे में पूछ ले, और हो सकता है ये पूछ ले इनके बारे में अंतर बताइए। तो देखिए अंतर ही पढ़ लेते ताकि दोनों क्लियर हो जाए। कहानी पर इंग्लैंड के एंटी स्टोरी आंदोलन का प्रभाव है। देखिए कहानी पे इंग्लैंड के एंटी स्टोरी आंदोलन का प्रभाव है, ठीक है। इधर देखिए सचेतन कहानी पर अमेरिका की एक्टिविज्म आंदोलन का प्रभाव। तो यहाँ पर अमेरिका के एक्टिविज्म, यहाँ पर एक्टिविज्म आंदोलन कुछ, तो यहाँ एक्टिविज्म आंदोलन है और यहाँ पे एंटी स्टोरी। तो ये कहां से आया है? ये इंग्लैंड से। तो यह प्रवृत्ति इंग्लैंड से भारत में आई, तो ये कहां से आई है? यह प्रवृत्ति अमेरिका से भारत में आई है।
क्योंकि ये इंग्लैंड की स्टोरी से है और वो अमेरिका की एक्टिविज्म से है। इस प्रकार ये कहानी लिखने वाले कथाकार उन रचनाओं को स्वीकार करने के लिए सदा तैयार रहते हैं जिन्हें अन्य कहानीकार कहानी नहीं मानते। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कहानीकार की कहानी नहीं मानते उन रचनाओं को ये यहाँ स्वीकार करते हैं। क्या मतलब उन रचनाओं को स्वीकार करते हैं जिन रचनाओं को अन्य कहानीकार ये कहकर छोड़ देते हैं कि इन पर कहानी नहीं बन सकती, ये कहानी नहीं है। अब इनकी बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, ये व्यक्तिकता का विरोध करते हैं। आपको पता है व्यक्ति विशेष के बारे में लिखना, व्यक्तिवाद हावी हो जाना, एक व्यक्ति विशेष के दुख और सुखों को लिखना, वो नई कहानी का एक प्रमुख मुद्दा था। इसका विरोध करते हुए व्यक्तिकता का विरोध करती है। इस व्यक्ति विशेष का वर्णन नहीं होना चाहिए, पूरे समाज विशेष का, पूरे समूह का, पूरे समाज का कह सकते हैं हमें वर्णन करना चाहिए। तो ये व्यक्तिकता का विरोध करती है। कहानी का एकमात्र उद्देश्य है उपेक्षित कहानी और कहानीकार को प्रोत्साहन देना, क्योंकि जिन कहानियों को और जिन कहानीकारों को ये कहकर त्याग दिया जाता है कि ये ना तो कहानी है और आप ऐसे कोई कहानीकार भी नहीं हो, क्योंकि उनकी कहानी को स्वीकार नहीं करते थे, तब ये उनकी कहानी को स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित देते हैं, उनको सहारा देते हैं कि आप इस धारा में जुड़िए और हम आपकी कहानियों को स्वीकार करेंगे। यहाँ क्या है, ये आशावाद दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी सचेतन कहानी में उन कहानीकारों को जो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, पूरी तरह से अपनी कहानियों में हताशा निराशा का वर्णन कर रहे थे, उन्हें आशा का संचार करते हुए आशावादी बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी कहानियों में आशावादिता को बनाए रखते हुए आशावादी दृष्टिकोण को अपनाने की बात करते हैं कि आपको निराश नहीं होना है, आशा का संचार करो, अपनी कहानी में उत्साह, जोश, उमंग, इनकी कहानी के बारे में लिखो। अब बात करते हैं संवेदना की। ये संवेदनाहीनता के कारण है कहानी में निरस्ता आ गई। असंवेदना यानी संवेदनाहीन किसे कहते हैं, संवेदनाओं को स्थान नहीं है, भावनाओं को स्थान नहीं दिया। तो जब भावनाओं को स्थान नहीं दिया तो फिर निरस्ता होगी, क्योंकि लोग उन्हें रस के साथ नहीं पढ़ेंगे। भावनाओं पर ही कहानियां होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, संवेदनाओं को अधिकता दी गई। अगर संवेदनाओं को अधिकता दी जाएगी तो सामाजिकता चेतना का स्वर प्रखर होगा, अर्थात यहाँ पे वो रस मिलेगा, क्योंकि किसी के दुख को, किसी की तकलीफ को अगर कहानी में स्थान मिलता है, किसी की भावनाओं को स्थान मिलता है, तो कहानी ज्यादा बनती है। अब इनकी जल्दी से वापस रिवाइज करते हैं। कहानी इंग्लैंड की एंटी स्टोरी आंदोलन से, सचेतन कहानी अमेरिका के एक्टिविज्म आंदोलन से। ये इंग्लैंड से भारत में आया है तो ये अमेरिका से भारत में आई है प्रवृत्ति। इस प्रकार की कहानी लिखने वाले कथाकार उन रचनाओं को स्वीकार करते हैं जिन्हें अन्य कहानीकार कहानी नहीं मानते, और यहाँ पर ये व्यक्तित्व का विरोध करते हैं, व्यक्ति विशेष का विरोध होना चाहिए, ये कहते हैं। यहाँ पर एकमात्र उद्देश्य था जो उपेक्षित कहानी और कहानीकार है उनको प्रोत्साहन देना, तो यहाँ आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना। यहाँ है संवेदनाहीनता के कारण निरस्ता आ गई थी, यानी उन्हें संवेदनाओं को स्थान ही नहीं दिया था, जिसके कारण यहाँ पे निरस्ता आ गई। और यहाँ संवेदनाओं की अधिकता है, जिसके कारण क्या होगा, सामाजिक जो चेतना है, भावना है, वो प्रखर होगी, क्योंकि सामाजिक भावना को अगर पेश करेगा तो सामाजिकता का भाव जल्दी आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये था अपना कहानी और सचेतन कहानी। ठीक, देखिए अब रिपोर्टाज के बारे में पढ़ते हैं। गद्य की जो मुद्दा है रिपोर्टाज और यात्रा वर्णन। रिपोर्टाज है वो आई है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जबकि यात्रा वर्त भारतेंदु काल से ही मानी जाती है। पहली बात तो ये है। अब देखो रिपोर्टाज होता क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। रिपोर्टाज रिपोर्ट का ही साहित्यिक रूप होता है। रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्ट का ही साहित्यिक रूप है। इसमें केवल तथ्य ही नहीं अपितु लेखक की भावनाएं भी सम्मिलित रहती है। रिपोर्ट में सिर्फ तथ्य होते हैं, यहाँ तथ्यों के साथ साथ भावनाएं भी होती है, यानी फैक्ट नहीं होते इसमें।
भावनाओं का भी समावेश होता है। रिपोर्टाज तथ्य प्रधान रचना होती है, हालांकि ये तथ्य तो है ही, क्योंकि बिना तथ्य के तो रिपोर्टाज बनती नहीं है। भावनाएं होती है जिसमें लेखक किसी घटना का रोचक कलात्मक ढंग से उसका वर्णन करते हैं। तथ्यों को क्या बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही मनोरंजन ढंग से वर्णन करता है। किसी घटना का यथातथ्य वर्णन क्या कहलाएगी? रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है आपके मन में होता है, इसलिए मैंने लिखा है कि रिपोर्ट क्या होती है। यानी किसी घटना का यथातथ्य वर्णन, कोई रिपोर्ट आपको कहे कि उसकी रिपोर्ट दीजिए, तो आप क्या बताओगे कि क्या घटना घटित हुई, इतना ही तो कहो। उसमें नमक और मिर्च लगा के नहीं कह सकते, आप मनोरंजन ढंग से नहीं कह सकते, सीधा सीधा बात कहनी पड़ेगी आपको। अगर कोई एक्सीडेंट की बात बतानी है, कोई दुर्घटना की बात बतानी है, कहीं भी कोई आप कह सकते हो कोई बात पूछी जाए तो है जैसी जैसी बतानी पड़ती है, तथ्य बताने पड़ते हैं, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतना नहीं बताया जाएगा। अब रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप में रिपोर्ट आप कहते हैं, उस रिपोर्ट को क्या करते हैं, कलात्मक और साहित्यिक ढंग से पेश किया जाए तो फिर वो रिपोर्ट आज बन जाती है। जैसे यहाँ जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध में अब सैनिकों की क्या स्थिति है, उसको अगर भावनाओं के साथ में कैसे किया गया, यानी वो रिपोर्ट तो है, वहां के तथ्य भी है, कितने मरे, कैसे युद्ध हो रहा है, कौन देश किसके साथ में लड़ रहा है, ये सब तो रिपोर्ट के अनुसार तथ्य है। लेकिन अब भावनाएं, क्या क्या समस्याएं आ रही है, उस देश के जो सैनिक हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ये सभी बातें क्या होगी, रिपोर्टाज के अंदर आएगी। फिर रिपोर्टाज में कथात्मकता होती है। कथात्मकता क्या होती है? कथा मतलब कथा होगी, कहानी नहीं होगी, क्योंकि एक तथ्य है उसको कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, कहानी के कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, किस देश के सैनिकों ने किस देश के सैनिकों को मारा है, या वहां पर हम कह सकते हैं किस प्रकार से उनका संघर्ष हुआ है, वो सब पूरी कहानी के रूप में प्रस्तुत होगा। इसमें घटना के साथ साथ बाह्य स्वरूप का वर्णन होता है। बाह्य स्वरूप का क्या मतलब है? एक आंतरिक पक्ष और एक बाहरी पक्ष। तो इसका क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ा, क्या हम कह सकते हैं इस घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरे समाज पर। संवेदनशीलता के साथ साथ मनोविश्लेषणात्मक भी रहती है। संवेदनशीलता मतलब रिपोर्ट क्या होती है, संवेदनहीन होती है, क्योंकि उसमें तो जो बात है वो कहनी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या घटना घटित हुई, इससे कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, कौन देश किस प्रकार से पीड़ित है, कोई घटनाओं के साथ में जो उनकी संवेदनाओं को भी जोड़ा जाता है। और मनोविश्लेषण यानी मानसिक रूप से उनका विश्लेषण करना, मन का विश्लेषण करना, पूरी तरह से जो तथ्य है उन तथ्यों का पूरी तरह विश्लेषण करके उनके बारे में बताना, ये था रिपोर्टाज। अब इसका अंतर यात्रावर्त के साथ पूछा जा सकता है, इसलिए यात्रावर्त को भी अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप दोनों तरह से याद कर सकते हैं। लेखक द्वारा की गई यात्रा का विवरण यात्रावर्त या यात्रावर्त। यात्रा नाम से पता चल जाता है कि कहीं घूमने गए होंगे, किसी देश की यात्रा करने, किसी भी राज्य की यात्रा करने, किसी प्रदेश की यात्रा करने, किसी क्षेत्र विशेष की यात्रा करने गए, उनको लिपिबद्ध करना, उस विवरण को लिपिबद्ध करना फिर क्या कहलाएगा, यात्रा। यह एक प्रकार का सहस्मरण जैसे होता है, आपने सहस्मरण के बारे में पढ़ा है, याद करके किसी व्यक्ति विशेष की जो स्मरण करके अपनी बीती हुई घटित हुई घटनाओं को बताना ही सहस्मरण होता है। वैसी स्थिति यहाँ पर है। इसमें लेखक द्वारा की गई यात्रा के मार्ग स्थान के यथातथ्य वर्णन के साथ साथ उनके निजी अनुभव, विचार और टिप्पणियां भी रहती है। भाई अब एक व्यक्ति है किसी देश में जाता है, एक व्यक्ति है किसी क्षेत्र विशेष में जाता है या किसी पहाड़ी इलाके में जाता है, तो वहां से किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, या वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी खान पान, रहन सहन, शैली, सब का वो वर्णन करता है। तो उससे उसके अनुभव भी हमें मिलेंगे। अगर हम जाएंगे किसी क्षेत्र में और उसके किसी व्यक्ति विशेष की उस यात्रा वृत्तांत पढ़ कर जाएंगे तो क्या हमें उनके अनुभव मिलेंगे, क्या उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो हम पहले से हम उन तकलीफों को ध्यान में रखकर अपने पूरे प्रबंध करके जाएंगे। फिर विचार, उनके विचार में वो क्षेत्र कैसा है,
भाई आप जाओगे कुल्लू मनाली जाओ या आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर जाओ, उदयपुर जाओ, कहीं जाओगे अपने विचार प्रस्तुत करोगे इसके माध्यम से। फिर टिप्पणियां भी होती है, कहना मतलब अलग अलग प्रकार के वर्णन किए जाते हैं, किस क्षेत्र में क्या सही है, किस प्रकार से क्या सही नहीं है। तो फिर दोबारा देखते हैं एक बार जल्दी से। रिपोर्टाज का मतलब है, रिपोर्ट का ही एक साहित्य रूप है, इसमें तथ्य ही नहीं है, अभी तो लेखक की भावनाओं को स्थान दिया जाता है। कहने मतलब फैक्ट ही नहीं, बात ही नहीं, भावनाओं को भी स्थान दिया जाता है। रिपोर्टाज तथ्य प्रदान तो है, हमें पता है कि तथ्य बिना तो रिपोर्टाज लिख ही नहीं सकते। रिपोर्ट का ही रिपोर्टाज है, जिसमें क्या है, लेकिन किसी घटना का वर्णन तो करता है, घटना लिखता है, वर्णन करता है, लेकिन कैसे करेगा, बड़े ही रोचक ढंग से और कलात्मक ढंग से। उसका वर्णन करने का ढंग बड़ा रोचक होगा, मनोरंजक होगा और कह सकते हैं कलात्मक होगा। किसी घटना या यथातथ्य वर्णन को हम कहते हैं रिपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप का जो रूप होगा, फिर वो क्या कहलाएगा, फिर वो रिपोर्ट कहलाएगा। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को क्या बना देगा, रिपोर्ट थी उसको, अब वो क्या बड़े कलात्मक और साहित्यिक ढंग से उसको रिपोर्टाज बना देगा। देखिए रिपोर्टाज में कथात्मकता होती है, कहानी के रूप में ढंग से वो कर देता है, कहानी के रूप में बना देता है, विद्युतीय विश्व की बात है, बड़ी ही सुंदर ढंग से उन्होंने पेश की है। तो यहाँ इसमें घटना के साथ बाह्य स्वरूप का भी वर्णन होता है, उससे प्रभाव, यानी जिस क्षेत्र में हो रही है घटना के अन्य क्षेत्र में क्या प्रभाव होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, अन्य देशों में क्या प्रभाव पड़ा, पूरा का पूरा उसका वर्णन किया जाएगा। इसमें संवेदनशीलता मिलती है और मनोविश्लेषणता। मैंने बताया संवेदनशीलता मतलब भावना, उनकी जो फीलिंग है, और मनोविश्लेषण उस बात पर, मन पर कितना इफेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, चेतन मन पे, अचेतन मन पे, पूरे बातों का बताया जाएगा। फिर यात्रावर्त की बात करते हैं, तो लेखक द्वारा की गई यात्रा का विवरण यात्रावर्त या यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यानी वृत्त का मतलब यात्रा के इर्द गिर्द की बातें लिखी जाएगी, ठीक है। यह एक प्रकार का सहस्मरण, जैसे मैंने बताया था सहस्मरण, क्योंकि इसमें भी घटित घटनाओं का वर्णन किया जाता है। सहस्मरण याद की भी बातों को लिखना, वैसे ही यहाँ भी अपने साथ में जो अनुभव घटित हुए उनको लोगों तक पेश करना। इसमें लेखक द्वारा की गई यात्रा के मार्ग, यहाँ क्या क्या बताया जाएगा, मार्ग स्थान के यथातथ्य वर्णन होते हैं। वर्णन तो होगा ही मार्ग का, स्थान का, जगह का, और वहाँ क्या किस प्रकार से भाषा, रहन सहन आदि का वर्णन के साथ साथ वो अपने निजी अनुभव भी प्रकट करता है, अपने विचार प्रकट करता है, और टिप्पणियां भी रखना है। कहने का मतलब है अपने अनुभव के द्वारा ये बताता है कि किस प्रकार की यात्रा किस क्षेत्र में कैसी यात्रा कर सकते हैं, ठीक है।